बोलो, भूमि का निम्नीकरण किसे कहते हैं? देखिए, बारिश का मौसम है और आप लोग देखते होंगे जब पानी बरसता है तो पानी के साथ मिट्टी घुल जाती है, घुल करके बहती है कि नहीं? तो वह ऊपर से बह करके नीचे वाले भाग में जाके जमती है। जो ऊंचा भाग है, जैसे आपके यहीं सामने देखिए, इस साइड में ऊंची भूमि है, उधर नीची है, तो पानी इधर की मिट्टी जो भूमि जो है पानी के साथ घुल करके नीचे जाकर परत के रूप में बैठ जाती है। तो भूमि का अपने स्थान से हट जाना, पानी के साथ घुल करके बह जाना या हवा के साथ उड़ जाना, यही भूमि का निम्नीकरण है, यानी ऊंची सतह का नीचा होना। समझा गया? और उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है? अब संरक्षण के लिए जैसे वृक्षारोपण किया जाए, मल्च कृषि किया जाए, सीढ़ी नुमा खेती किया जाए, पहाड़ी इलाका में जैसे होता है। अगर सीधी भूमि ज़्यादा ढालू है तो उसकी जुताई सीधी न करके तिरछे तिरछे किया जाए, तिर्यक जुताई जिसको बोलते हैं। इस तरह से भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। ये सब चीज़ें जो बताई जा रही हैं आप लोग किताब में से ले करके लिख डालिए हैं। हमारे में तो बहुत सवाल तो गणित का है ना कि हम हल करेंगे, यही लिखने वाला काम मुख्य रूप से है, याद करने वाला है। अब मृदा संसाधन में है मृदाओं का वर्गीकरण। अब देखिए, भारत में कई भूमि की बनावट, उच्चावच और वनस्पतियों के आधार पर भूमि को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है पीली या लाल। क्या दिया है? पीली या लाल मिट्टी। फिर इसके बाद चौथा है लैटराइट, एक दो तीन चार हो गया ये। पांचवा है मरुस्थली, और इसके बाद मृदा हो गई, मरुस्थली हो गई। इसके बाद है पर्वतीय या वन मृदा। ये भारत में पाई जाने वाली इतने प्रकार की मिट्टियाँ हैं। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? नदियों द्वारा बहा करके मैदानी क्षेत्रों में जो मिट्टी पाट दी जाती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बाढ़ के द्वारा या नदियों के द्वारा बहा करके जो मिट्टी मैदानी भागों में पाट दी जाती है वो जलोढ़ मिट्टी हो, उसी को हम कांप मिट्टी भी बोलते हैं। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें धान है, गेहूं है, गन्ना है, मैक्सिमम फसलें इसमें मिट्टी उपजाई जाती है। यानी सबसे फर्स्ट क्वालिटी की मिट्टी ये है जलोढ़। ये मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर, बांगर। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर पूछता है बराबर, किसे कहते हैं खादर मिट्टी, किसे कहते हैं बांगर मिट्टी। अब देखिए,
जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिस क्षेत्र में, ठीक ना, जिस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है, बाढ़ का पानी जहाँ तक पहुँच जाता है वो तो हो जाएगी खादर। बाढ़ आती है नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में, जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँच जाता है हर वर्ष बाढ़ के समय, जब बाढ़ आएगी तब न जाएगा, वह मिट्टी खादर मिट्टी कही जाती है। बहुत उपजाऊ होती है। जब नदी में बाढ़ आते हैं तो उसमें तमाम तरह के खनिज पदार्थ को बहा कर ले आकर के पाट देती है। देखते हैं जिस साल बाढ़ आती है उस साल वहाँ के लोगों को गेहूं में कोई लागत नहीं देना पड़ता है, बहुत कम लागत में बहुत अच्छा गेहूं पैदा होता है, ठीक ना। तो यह मिट्टी खादर हो गई जहाँ तक का बाढ़ का पानी हर वर्ष बाढ़ के समय पहुँच जाता है। और बागर मिट्टी, इसको पुरानी खादर या पुरानी कांप मिट्टी के नाम से जानते हैं। पहले यहाँ बाढ़ का पानी पहुँचता था लेकिन अब नहीं। यह मिट्टी अब बाढ़ के क्षेत्र से वंचित हो गई है, इसलिए हम इसको बांगर मिट्टी बोलते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी हो गई दो प्रकार की, खादर और बांगर। अगली मिट्टी है काली मिट्टी, इसको रेगुर या कपास, इसको रेगुर या कपास की मिट्टी भी बोलते हैं। इसका रंग काला होता है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका इन प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। बहुत लंबे समय तक आप ही देखिए, कहीं गए होंगे जहाँ की काली मिट्टी होगी, जहाँ इस मिट्टी में गर्मी में देखेंगे तो खूब बड़ी बड़ी दरारें फट जाती हैं इस मिट्टी में, ठीक ना। पानी यानी धारण करने की क्षमता, इसमें सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसमें कपास की खेती उत्तम होती है, इसलिए इस मिट्टी को कपास की मिट्टी भी बोलते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। अगली मिट्टी है पीली या लाल मिट्टी। यह मिट्टी पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस जानते हैं उन्हें, जीवाश्म सुने हैं ना, विज्ञान में भी होगा ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। तो इस मिट्टी में पैदावार होती है, लेकिन सिंचाई के संसाधनों का यहाँ अभाव है, इसलिए यहाँ सिंचाई के कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई करके अन्न को उगाया जाता है। अब दिया है देखिए, यह मिट्टी जो है पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये दे रहा है मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी घाट इन भागों में पाई जाती है। अगली मिट्टी है लैटराइट मिट्टी। ये ग्रीक शब्द सुने हैं, ग्रीक शब्द के लेटर, शब्द का नाम है लेटर से बना है। ग्रीक शब्द के लेटर से बना है, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। और देखिए, यहाँ पर उच्च तापमान होता है, अधिक वर्षा होती है। यहाँ निच्छालन की क्रिया अधिक होती है। निच्छालन मतलब जब वर्षा होती है तो मिट्टी के कण, तेज वर्षा होती है, मिट्टी के कण पानी के साथ बह जाते हैं। निच्छालन क्या हुआ? वर्षात के समय मिट्टी के कण पानी में मिलकर के बह गए। यह निच्छालन क्रिया है। इस मिट्टी में निच्छालन क्रिया अधिक होती है, क्योंकि पठारी क्षेत्रों में यह पाई जाती है। इसलिए इसमें ह्यूमस की मात्रा तो होती है, लेकिन पैदावार कम होती है। इसमें देखिए कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। इसमें देखिए रासायनिक खाद और उर्वरक का प्रयोग करके ये फसल यहाँ उगाई जाती हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है।
दे रहा है। इसमें इस मिट्टी में काजू की खेती की जाती है, जो जानते हैं आप कितनी खाने की बेहतरीन चीज़ है। इस मिट्टी में काजू उगाया जाता है और चाय की भी खेती की जाती है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पठारी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। चाय की विशेषता ये है कि उसकी जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए। चाय के बागान आप जहाँ भी देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे, जब उसकी जड़ में पानी लग गया तब उसकी खेती ख़त्म, सूख जाएगा पौधा। इसलिए यहाँ वर्षा तो रोज़ चाहिए, समझिए, इसके पौधे के लिए। अगर रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे दिन ज़रूर चाहिए, लेकिन पानी इसकी जड़ों में टिकना नहीं चाहिए। अगर टिक गया तो पौधा इसका सूख जाएगा। इसीलिए इसके बागान जो हैं मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में, असम में, दार्जिलिंग में, इधर नीलगिरी पर्वतों पर, जो हमारे देश की जो सबसे बेहतरीन चाय है दार्जिलिंग में पाई जाती है। दार्जिलिंग कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का असम से लगा हुआ ऊपर वाला हिस्सा। अब जैसे देखते हैं ना, ये बंगाल का नक्शा जैसे बनाया गया, ये वाला है ना, ऐसे है कि नहीं? तो यहाँ पर बंगाल है। अब ये फिर इधर गया, इस तरह से पतला गया है, फिर इधर ये वाला पतला गया है, मतलब फिर इधर आकर के चौड़ा हो गया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा असम से लगा हुआ है, ठीक है। असम से जो लगा हुआ है ये वाला हिस्सा पतला है, जाकर के भूटान से भी सट गया है, ठीक है। तो उसी वाले हिस्से में ये दार्जिलिंग पड़ता है, पहाड़ी एरिया है। वहाँ की चाय सबसे सुंदर होती है, जो मुख्य रूप से विदेशों को निर्यात कर दी जाती है, ठीक है। हम जो चाय पीते हैं वो चाय की पत्ती नहीं होती है। चाय में होता क्या है? चाय पत्तियाँ पीते हैं हम लोग, बोलिए आप लोग। लेकिन आप जब चाय पीते हैं तो उसमें पत्ती मिलती है किसी की चाय में? नहीं। क्यों? वो पत्ती का चूरा हम पीते हैं। बढ़िया माल तो निर्यात कर दिया गया, विदेशों में चला गया। अगर बढ़िया चाय पीना है तो जा कर के ग्रीन लेवल चाय लीजिए, उसमें पत्ती मिलेगी, लीफ पत्ती। वह एक बार पका कर चाय बना लीजिए, फिर दूसरी बार बनाइए तब भी उसमें वही टेस्ट मिलेगा। 2 बार बनेगी वो, लेकिन महंगी है। तो चाय में पत्ती होती है और कुछ होता नहीं है, पत्तियाँ पी जाती है। लेकिन आप देखते हैं कहीं पत्ती मिलबे नहीं करती है आपको, यही ना। तो जब पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं, यह भी है कि इसकी पत्ती इतना कोमल होती है कि नरम हाथों से तोड़ी जाती है। इसके लिए केवल बच्चे और लड़कियां जिनका हाथ कोमल होता है वही उपयुक्त हैं और वही तोड़ते हैं, ठीक ना। असम के बागानों में देखिए, लड़कियां और कम उम्र के बच्चे ही पत्ती को तोड़ते हैं, जिनका हाथ कोमल होता है। हाथ कोमल होने से पत्तियां कम टूटती हैं, जिसका हाथ कड़ा उससे ज़्यादा टूट जाएंगी। तो जब वो टूट जाएंगी पत्ती तो चूरा हो जाएगा। तो जो आप पीते हैं वही चूरा है, केमिकल मिला करके आपके यहाँ बना दिया जाता है, दाना बना दिया जाता है फैक्ट्री में ले जा करके। टूटी हुई पत्ती को केमिकल को मिला करके रवेदार बना दी जाती है, जो आप पीते हैं। बढ़िया चाय जो है वो केवल पत्ती होती है, लीफ, वह विदेशों को निर्यात की जाती है। हमने बताया ये लैटराइट मिट्टी हो गई। अब इसके बाद मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी आप जानते हैं, आपके देश में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो आपके देश के पश्चिमी भाग में पड़ता है, वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू के कण मैक्सिमम होते हैं, चारों तरफ बालू ही बालू होता है। नमी को धारण करने की क्षमता कम होती है। ये शीघ्र ही गर्म हो जाता है और शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। आपको जैसे मक्का देखते हैं ना, भुना जाता है मक्का। जब मक्का भुना जाता है तो कढ़ाई में क्या डालते हैं? बालू। बालू से नहीं भुजा जाता देहातों में। अब शहर में तो लोग नमक से भून रहे हैं, देखते होंगे लाल वाला नमक, लेकिन देहातों में कहाँ, मुख्य रूप से वो बालू से भूनते हैं। तो बालू से ही क्यों भुना जाता है मक्का? ये क्वेश्चन उठा ना कि मक्का भूनने का काम क्यों बालू से होता है, क्यों नहीं मिट्टी से होता है? जब मिट्टी वो भी है तो मिट्टी से क्यों नहीं होता है? उसका रीज़न जानते हैं क्या है? रीज़न मुख्य रूप से है, बालू बहुत शीघ्र ही गर्म हो जाता है और शीघ्र ही ठंडा भी हो जाता है।
तो बालू के कण जो होते हैं मोटे होते हैं, सिर्फ गर्म होते हैं और सिर्फ ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के कण मोटे होते हैं। वह जब तेज़ हवाएं बहती हैं गर्मी के दिनों में लू के साथ, तो उड़ा ले जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आके जमा करती हैं। यहाँ पानी का अभाव होता है, बरसात बहुत कम होती है। यहाँ झाड़ियाँ नमी न होने के कारण पेड़ पौधे होते ही नहीं हैं। वही वनस्पतियाँ उगती हैं कि जो बहुत लंबे गहराई तक, जो ज़मीन में बहुत गहराई से नमी को प्राप्त कर सकें। अब जैसे बबूल है, नागफनी है, कीकर है, बांस है, ये इसकी जड़ें गहराई तक नमी को प्राप्त कर लेते हैं, वही पौधे उगते हैं। और बाकी निर्जन होता है। गर्मी के दिनों में वहाँ के जो लोग हैं ऊँट के साथ चलते हैं, काफिला बना करके, कारवां जिसको बोलते हैं। अगर वो काफिला में न चलें तो तेज़ हवा अगर आई और बीच में पड़ गए हो तो इतना ज़्यादा उनके ऊपर मिट्टी पड़ जाएगी कि वो दब करके मर जाएंगे उसमें। ये स्थिति है, इतना तेज़। जो रेलवे लाइन बिछाई गई है वहाँ दिन में रेल नहीं चलती है, केवल सुबह शाम, रात में सुबह शाम। शाम को पटरी पर इतना ज़्यादा बालू जम जाता है कि शाम के समय उसकी सफाई होती है, सफाई करने के बाद तब ट्रेन जाती है। ये स्थिति है। तो इसके कण जो होते हैं मोटे होते हैं, हवा के साथ बह जाते हैं, उड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पैदावार नहीं के बराबर होती है। जाड़े गर्मी के दिनों में, जैसे इस समय बरसात के दिनों में, वही मोटे अनाज, कौन सा, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, ये सब की खेती होती है। यहाँ गेहूँ नहीं बोया जाता है। ये है मरुस्थलीय मिट्टी, ये पर्वतीय मिट्टी, यह वन मिट्टी। यह मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में। कहीं कहीं के पहाड़ी क्षेत्रों में गहरे स्थान मिलते हैं, ठीक ना। पहाड़ी है, उसके नीचे जो बड़ा सा मैदान टाइप है, लेकिन वो अभी नीची भूमि है, वहाँ पानी खूब टिक जाता है, ठीक ना। तो वहाँ पर देखते हैं आपको चावल की खेती होती है, चावल उस गड्ढे भाग में। और भारत का सबसे नंबर 1 धान वहीं होता है, जिसका नाम बासमती आप सुने होंगे। बासमती तो इधर बहुत वैरायटी आ गई हैं, लेकिन असली बासमती जो बढ़िया वाली होती है वो पर्वतीय इलाके में ही होती है। और इसी भूमि में पर्वतीय क्षेत्रों का जो निचला हिस्सा है, पर्वतों का गिरपात जो है, गिरपात बोलते हैं जिसको। अब पर्वत जैसे मान लीजिए यहाँ से उठा इस तरह से गया है, तो ये वाला हिस्सा क्या बोला जाएगा, गिरपात। क्योंकि गिर माने होता है पर्वत, पाद माने पैर, तो यहीं से खड़ा होता है पर्वत। तो इसके निचले वाले हिस्से में कहीं कहीं पर गड्ढे टाइप मिल जाते हैं। समतल भूमि है, कुछ ऊंची है, कुछ नीची है, लेकिन कुछ गड्ढा है। तो उसमें वहाँ के नागरिक जो हैं, रहने वाले लोग, ये बासमती चावल की खेती करते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले हिस्से में वही अरहर बो देते हैं, मक्का बो देते हैं, और तो कुछ इनको सिंचाई के साधन है नहीं। जाड़े के दिनों में यहाँ वर्षा होती है, इसलिए वहाँ अगर गेहूँ बोया जाता है तो सिंचाई का साधन नहीं है। अगर वर्षा हुई तो गेहूँ कुछ हो गया, नहीं हुई तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि अक्सर जाड़े के दिनों में इन क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है। अब ये मिट्टी ख़त्म हो गया, इसके बाद बचा क्या इस लेसन में, इसको आप लोग नोट बनाएंगे। अभी हम क्वेश्चन देखिए, इसमें किताब में दिया हुआ है। अब इसमें एक है अपर्दन, मृदा का अपर्दन। अपर्दन, निक्षेपण और ये मृदा का अपर्दन क्या है, मृदा करके कट करके बह जाना, मृदा का कट करके बह जाना, कटाव या बहाव, ठीक ना। मृदा का कटाव या बहाव, जैसे बरसात के सीजन में आपके खेत की मिट्टी तेज बारिश के साथ बह गई, तो क्या हो गया, मृदा का अपर्दन। निक्षेपण क्या हुआ,
अब वही तो कहीं जाकर पटी हुई हो तो होगी, आगे बढ़ी जहाँ गड्ढा भूमि है वहाँ पर पट गई जाकर, तो वही हो गया निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब हो गया जमाव या पटाव, अपर्दन का मतलब हो गया बहाव। हो गया क्लियर? मिट्टी एक जगह से कटी दूसरी जगह जाकर निक्षेपित हो गई, वो हो गया निक्षेपण, अपर्दन निक्षेपण हो गया। और ये होता कैसे है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, मानव द्वारा खुदाई, वर्षा के जल आदि के कारण ही मृदा का अपरदन अधिक होता है। वनोन्मूलन मतलब पेड़ों को काट देंगे, जब पेड़ कट गया तो उनकी जड़ें खत्म हो जाएंगी। मिट्टी की, पौधे की या पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी को बांधे रहती हैं, देखते हैं ना, तो वो मृदा का अपरदन को नहीं होने देती हैं। तो पेड़ देख रहे हैं धीरे धीरे तेज़ी से कट रहे हैं, इसलिए अपरदन हो रहा है। फिर पशुचारण, खुले क्षेत्रों में पशुओं को आप चरा रहे हैं तो उनके खुर से मिट्टी खुद जाती है और जब वर्षा होती है तो बह जाती है, इससे भी हो गया। और हम मिट्टी जो खोदते हैं, खेती करने खोदते हैं ना, तो वर्षा होते है तब वो अभी मिट्टी तो पाती है, मानव द्वारा है। इस तरह से मिट्टी का अपरदन होता है। अब इसका संरक्षण कैसे हम करेंगे मिट्टी का, बताइए आप। मान लीजिए हमको मिट्टी का संरक्षण करना है तो किस तरह से करेंगे? बचाना है इसको बहने से। अभी 8 में आप लोगों को हमने लिखवाया था ना, बड़ा वाला क्वेश्चन जो था यही था ना 8 में, मृदा संरक्षण वाला। जैसे मृदा संरक्षण का पहला उपाय है, मान लीजिए वृक्षारोपण, बताया था ना, वृक्ष लगा देंगे जिससे जड़ें मिट्टी के अपरदन को रोके रहेंगी, बहने नहीं देगी। दूसरा आपने बताया था समोच्च रेखी जुताई, समानांतर नहीं, बेड़े बेड़े, जहाँ इस तरह से पूरा पश्चिम ढाल है वहाँ अब उत्तर दक्षिण जोती है, तो खेत में नालियाँ बनेंगी ना, मेड़ बनेगी तो बहने नहीं देगी। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती, वहाँ की भूमि इस तरह से होती है ऊंची नीति, तो जगह जगह पर सीढ़ी नुमा बना दीजिए, तब भी रुक जाएगा। फिर जो है जैसे कि क्या नाम है, शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीय क्षेत्र को बढ़ने से रोकने के लिए लाइन द्वारा कतार में वृक्षारोपण कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए वहाँ पर सामने मरुस्थल है, वह पूर्वा हवा बह रही है, इधर आना है मरुस्थल, तो कुछ दूरी पर यहाँ पेड़ लगा दीजिए लाइन से, एकदम 10-20 लाइन लगा दीजिए माथे तक एकदम। तो क्या होगा, जब उधर से हवा आएगी तो वो बालू के कण पेड़ों से टकरा जाएंगे और वहीं क्या करेंगे, धराशायी हो जाएंगे, वहीं गिर जाएंगे। तो इसके आगे वाला हिस्सा नहीं, वो मरुस्थल बनेगा, डेढ़ नहीं बनेगा, ठीक ना। तो ये लेसन अब ख़त्म हो गया आप लोगों का, पहला लेसन आप सभी लोग लिख लेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है उसको भी हम बता दे रहे हैं, किताब ये ले लेंगे, सब मिल जाएगा आपको। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? हमने बताया ना, पहाड़ी क्षेत्रों में पूछ रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, वही बताया हमने ना कि सीढ़ी खेती बन करके। फिर है संसाधन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं? भू संरक्षण, मृदा बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारकों के नाम, इस चादर अपरदन, पवन अपरदन। अब 2 चीज़ मिल गया है, बता दें आपको, एक होता है चादर अपरदन, दूसरा पवन अपरदन। यानी पवन के साथ अपरदन जो होता है मुख्य रूप से पर्वतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। वो बालू के कण मोटे होते हैं, पवन वहाँ से उठा करके उड़ा करके दूसरी जगह पर लेकर के पाट देते हैं, तो ये पवन अपरदन हो गया। और चादर अपरदन क्या होता है? चादर मतलब एक भूमि का समतल अपरदन, समतल भूमि है उसका एक परत बह गया। जैसे आपका ये फील्ड का मैदान है, बरसात के समय
पूरा एक परत 2 इंच 1 इंच आधा इंच जो भी मिट्टी पूरा बह गई, तो ये हो गया चादरी अपर्दन। जैसे मिट्टी से पटी हुई है और जब बारिश हुई तो ऊपर की मिट्टी सारी घुल गई, जहाँ तक मिट्टी है तो वो सब गुने घुलेगी पानी के साथ, और जब घुली और वो सब बह गई चादर के रूप में, एक परत के रूप में, तो वही हो गया चादरी पर्दन। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों से क्या? अब कुछ संसाधन ऐसे हैं कि जिनका बार बार नवीकरण हो जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये सब क्या हैं? कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, बार बार ये नवीन बनते जाएंगे। और कुछ इनको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। और कुछ संसाधन ऐसे हैं कि जिनका एक बार प्रयोग कर लिए वो सदा के लिए समाप्त हो गए, तो उनको बोलते हैं अनवीकरणीय। जैसे कोयला, कोयला आप जला देंगे तो वो राख बन जाएगा ना, फिर उसको जलाएंगे तो जलेगा नहीं। पेट्रोल है, जला दिए ख़त्म हो गया, धुआं बन के उड़ गया। कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये ऐसे संसाधन हैं कि जो एक बार यूज में लाने, प्रयोग में लाने के बाद वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक, समझ रहे हैं ना? अब इसमें और कुछ नहीं है। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले, भूमि निम्नीकरण भी बताया मैं, मृदा अपरदन भी बता दिया। मनुष्य की संसाधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताइए, मनुष्य को संसाधन की आवश्यकता, हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं सब संसाधन के ऊपर ही डिपेंड है, आश्रित हैं। हम अपनी सभी क्रियाएं जो हैं संसाधनों के माध्यम से ही पूरी करते हैं। अब जैसे हमको आजमगढ़ से बनारस जाना है, यदि हम हवाई जहाज़ नहीं, बस नहीं, टैक्सी नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे बनारस? एक संसाधन है ना। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला सामान या संसाधन वही संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वह सभी निःशुल्क वस्तुएं मनुष्य के लिए संसाधन हैं, लेकिन तब तक नहीं संसाधन है जब तक हम उसका अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ज़मीन में गड़ा हुआ लोहा संसाधन है, लेकिन वह तब तक संसाधन नहीं है कि जब तक हम उस लोहे को भूमि से खोद करके उसका हम औजार नहीं बना देते हैं। बोलिए, वो ज़मीन में गड़ा हुआ लेकिन मिट्टी है ना, बोलिए मिट्टी के समान है। हम क्या, जब हम उसे खोद करके शोधित कर लिए, लोहा बना लिए, लोहा से हवाई जहाज़ बना लिए, इंजन बना लिए, जो भी बनाना है बना लिए, तब तो वो हमारे लिए संसाधन हुआ। और जब तक वह मिट्टी में गड़ा हुआ है, मान रहे हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, संसाधन है, लेकिन हम उसको संसाधन नहीं करते। क्यों नहीं कहेंगे? कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे समस्त वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हैं, मानव के लिए वही संसाधन है। अब ख़त्म, इसको बंद करिए। आप लोग इस लेसन को लिख लेंगे।